नमस्कार। साहित्य का इतिहास दर्शन से जुड़ी हुई 35 अध्यायों का अध्ययन हमने पिछले 15 सप्ताहों में किया है। हमने अपने अध्ययन की शुरुआत साहित्य का इतिहास क्या है इस विषय को समझने से की थी और फिर धीरे धीरे साहित्य के इतिहास की ज़रूरत, साहित्य इतिहास में साहित्यिकता की अवधारणा, विभिन्न दृष्टियों से लिखे गए साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएं और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विभिन्न इतिहास लेखकों पर चर्चा करते हुए की है। हमने यह जाना है कि साहित्य के इतिहास की समझ और बोध के बिना साहित्य की ठीक ठीक समझदारी संभव नहीं है। हमने साहित्य का इतिहास के संदर्भ में यह बात समझी है कि साहित्य के इतिहास को समझना दरअसल साहित्य के वर्तमान को समझने के लिए निहायत ही जरूरी है। साहित्य का निर्माण, विकास और परिवर्तन एक निश्चित ऐतिहासिक प्रक्रिया में होता है और इस निश्चित ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझने के लिए साहित्य के इतिहास दर्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। साहित्य का इतिहास हमें एक साथ साहित्य को समाज के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखने और दूसरी तरफ साहित्य को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखने की दृष्टि प्रदान करता है। साहित्य के इतिहास से ही हमें यह बात मालूम पड़ती है कि साहित्य एक इकहरी, एकांगी, निरपेक्ष चीज़ नहीं है, बल्कि उसका विकास समाज के भीतर रहते हुए ही होता है और इसीलिए समाज के इतिहास के विकास के साथ साथ साहित्य का भी विकास होता चलता है। हमने साहित्य के इतिहास को देखने की विभिन्न दृष्टियों को भी समझा है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से विधेयवादी इतिहास दृष्टि, मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि, रूपवादी इतिहास दृष्टि और संरचनावादी तथा उत्तर संरचनावादी इतिहास दृष्टियों पर हमने विस्तार से बात की है। हमने यह समझा है कि विधेयवादी दृष्टि की सीमा यह है कि वह साहित्य और समाज के बीच के संबंध को सपाट मानता है और समाज की घटनाओं को कारण समझकर साहित्य को सीधे सीधे उसका उत्पाद या कार्य मानता है। दूसरी तरफ मार्क्सवादी दृष्टि है जो समाज और साहित्य के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध की बात करता है। दूसरी तरफ इन दोनों दृष्टियों से अलग रूपवादी, संरचनावादी और उत्तर संरचनावादी दृष्टियां हैं जो साहित्य के वस्तु पक्ष की अपेक्षा उसके रूप पर अधिक बल देती है और यह कहती है कि साहित्य के इतिहास का मुख्य प्रयोजन वस्तु के संदर्भ में नहीं बल्कि साहित्य के रूपों के बदलते इतिहास को सामने लाना है। इसी क्रम में हमने साहित्य के इतिहास से जुड़ी कुछ मूलभूत समस्याओं की भी चर्चा की है और साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की जरूरत एवं आधारों को समझा है। हमने यह भी जाना है कि साहित्य के इतिहास में लोक भाषाओं और लोक साहित्य की क्या भूमिका होती है। हमने यह भी जाना है कि साहित्य के इतिहास में मुख्य रूप से शिष्ट साहित्य को जगह मिलती रही है, लेकिन यह दृष्टि सीमित है। इस दृष्टि की व्यापकता इस बात में निहित है कि शिष्ट साहित्य के साथ साथ लोक भाषाओं में रचे गए साहित्य या लोक वार्ताओं को भी इतिहास में जगह मिलती है या नहीं। इस कड़ी में आगे हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को परखा है और यह पाया है कि साहित्य के इतिहास लिखते हुए आरंभ में औपनिवेशिक इतिहास लेखकों ने हमारे साहित्य और भाषा पर विचार करते हुए दरअसल यूरोपीय महानता का एक सिद्धांत गढ़ा था। दूसरी तरफ आरंभिक भारतीय इतिहास लेखकों ने यूरोपीय लेखकों द्वारा लिखे गए इतिहासों में छिपी इस धारणा का प्रत्याख्यान किया
और इतिहास की एक नई शैली विकसित की। इसी शैली को परिपुष्ट किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और इन दोनों के इतिहासों को आगे बढ़ाने वाले हिंदी साहित्य के अन्य साहित्य इतिहास लेखकों ने। हमने इस पूरी विचार श्रृंखला में आगे बढ़कर विभिन्न साहित्य इतिहास लेखकों की इतिहास दृष्टि पर भी अलग अलग विस्तार से चर्चा की है और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रकृति, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की मान्यताओं और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सीमाओं पर भी पर्याप्त विचार किया है। हमारे सामने यह बात स्पष्ट हुई है कि हिंदी साहित्य के आरंभ और बिल्कुल अंत अभी अभी के साहित्य को लेकर दो ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिन पर लगातार साहित्य इतिहास लेखकों ने विचार किया है और विचार की संभावना अभी भी बनी हुई है। ये दो समस्याएं हैं हिंदी साहित्य के आरंभ के निर्धारण और स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से जुड़ी हुई। हमने साहित्य के इतिहास लेखन की दृष्टि से स्त्री को केंद्र में रखकर सुमन राजे द्वारा एक नई इतिहास दृष्टि के विकास पर भी चर्चा की है और उनकी चिंताओं से भी हम वाकिफ हुए हैं। इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़कर हमने यह समझा है कि साहित्य को देखने और समझने की सम्यक दृष्टि का विकास साहित्य के इतिहास से ही होता है और यह भी जाना है कि साहित्य का इतिहास केवल साहित्य का इतिहास नहीं होता, उसमें साहित्य के साथ साथ उस समाज का भी इतिहास मिलता है जिस समाज में वह भाषा बोली जाती है, जिस भाषा का साहित्य उस इतिहास में मिलता है। इन दो चीज़ों के अतिरिक्त साहित्य के इतिहास में राजनीति का इतिहास और संस्कृति का इतिहास भी एक तरह से समाहित मिलता है। हमने विस्तार से रामचंद्र शुक्ल की इस बुनियादी धारणा पर बात की है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य की चित्त वृत्ति में भी परिवर्तन होता चलता है। विभिन्न अध्यायों में हमने इस मूलभूत मान्यता को सामने रखकर इसका परीक्षण किया है, विवेचन किया है, इसकी सीमाओं को भी जाना है और इस परिभाषा में निहित साहित्य के इतिहास की मूलभूत धारणा को समझा है। मेरा अपना अनुमान है और यह विश्वास भी है मुझे कि इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के उपरांत साहित्य के अध्ययन की एक दृष्टि आपको मिली होगी। आपने यह भी समझा होगा कि साहित्य के इतिहास की सम्यक जानकारी के साथ यदि हम साहित्य की तरफ बढ़ते हैं तो एक निश्चित, एक संतुलित, एक संयोजित और एक सुनिर्धारित साहित्य की व्याख्या हमारे सामने आती है। इस व्याख्या के अभाव में साहित्य की हमारी समझ अधूरी ही बनी रहती है। नमस्कार।